हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। ये हमारे एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल प्रहरी 2026 की साइंस की प्रैक्टिस सेट वाली क्लासेस चल रही हैं। आज की हमारी ये 25वीं प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जहाँ पे हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कुछ इसमें क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं साइंस के, जिनके कि आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ पे सिर्फ हम प्रश्नों को नहीं पढ़ रहे हैं, प्रश्नों से रिलेट करके और कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी साथ ही साथ यहाँ पे हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिस सेट की, लगभग अभी तक 35 क्लासेस हो चुकी हैं, 35 से 36 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी साइंस बस की, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज डली हैं। अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं ना, तो साइंस का आपका पूरा पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा, चाहे वो आपका सिलेबस हो और चाहे यानी थ्योरी वाला पोर्शन हो और चाहे आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस हो। पूरे यहाँ पे तैयारी साइंस की इसी प्लेलिस्ट से हो जाएगी। तो साइंस के तैयारी के लिए कंप्लीट अगर आपको कवर अप करना है ना, सिलेबस भी आपका कवर हो जाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए, तो आप ये क्लासेस जरूर देखिएगा। एक प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ पे बताते चल रहे हैं आप उसको नोट करते चलिएगा। बस इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका कंप्लीट यहाँ पे पोर्शन साइंस वाला कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। ऑक्सीकरण डैश डैश के समान है। हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का हटाना और नाइट्रोजन को हटाना या फिर ऑक्सीजन का योग। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन दो चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक अपचयन होता है और एक ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाए। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है कि अगर हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है, तब वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। अपचयन जस्ट इसका अपोजिट होता है। अगर हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए ना, ऑक्सीकरण और अपचयन को, तो इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अपक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण दिया है, तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन का योग। क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल के मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। ये जो टू लगा है, ये अपक्रिया को बैलेंस करने के लिए लगा है। तो यानी देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या हुआ? ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तापीय प्रदूषण का कारण है? आवासीय मकान, बिजली संयंत्र, समुद्री जीवों की मृत्यु और या फिर तेल रिसाव। तापीय प्रदूषण को क्या बोलते हैं? थर्मल पोल्यूशन। क्या बोला जाता है? थर्मल पोल्यूशन। तो थर्मल पोल्यूशन का यहाँ पे कारण कौन सा आपको पता पड़ रहा है? तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? जब जल का टेम्परेचर बढ़ता है, यानी जब जल का तापमान बढ़ता है, तो उसको क्या बोला जाता है? थर्मल पोल्यूशन बोला जाता है। तो आवासीय मकान ये सीधे तौर पे तापीय प्रदूषण को इफेक्ट नहीं करता, यानी जल का टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है। समुद्री जीवों की मृत्यु ये एक रिजल्ट हो सकता है, परिणाम हो सकता है। अगर तापीय प्रदूषण हो रहा यानी थर्मल पोल्यूशन हो रहा, तो उसका रिजल्ट हो सकता है कि समुद्री जीव मर जाएंगे, लेकिन ये प्रदूषण का कारण नहीं है। तेल रिसाव से क्या होता है? प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, तापीय प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिजली संयंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, ये मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये पानी है, जब मशीनों से होके गुजरेगा तो ये पानी कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। जब ये पानी, गर्म पानी नदियों में या झीलों में छोड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है? पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री जीवों की मृत्यु होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का आधा भूजल है, बहुत को पीने लायक नहीं है, बदबूदार है या पीने के योग्य है। बताइए, जो भारत का आधा ग्राउंड वाटर है ना, एक बड़ा हिस्सा ये प्रदूषित हो चुका है। अब प्रदूषित कैसे हो चुका है? तो इसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है, इसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, लवण की मात्रा बढ़ गई है। अब ये मात्रा बढ़ी किसके कारण है?
तो जो ये उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारा ये फ्लोराइड, आर्सेनिक, लवण, ये सारी चीज़ें पानियों में मिल रही हैं। इससे आधा जो भूजल है वो कैसा हो गया है, पीने लायक नहीं बचा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अगला प्रश्न है, गंभीर हैजा दस्त का कारण बनता है जिससे निर्जलीकरण होता है और अंततः क्या होता है, मौत होता है, कैंसर होता है, किडनी खराब होती है या फिर त्वचा होता है। बताइए, जो हैजा है, सबसे पहले हैजा हैजा को क्या बोलते हैं, कॉलरा बोलते हैं। तो हैजा किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी। क्या है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के कारण ये होता है। और हैजा में होता क्या है, बहुत ज़्यादा उल्टी, दस्त ये होता है। और जब ज़्यादा दस्त होगा या उल्टी होगी तो इससे डिहाइड्रेशन भी होगा, निर्जलीकरण भी होगा। अब जब निर्जलीकरण होता है तो अगर समय पे इलाज नहीं मिलता है तो इससे व्यक्ति की क्या होती है, मौत भी हो सकती है डिहाइड्रेशन के कारण। तो ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। किसके कारण होती है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया के कारण होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए क्या उपयोग होता है, बांधों की जांच करें, पानी शुद्ध करने वाला यंत्र, वर्षा हार्वेस्टर या फिर ग्रेडोनी। बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलना है। बंजर भूमि कौन सी होती है, जिसमें पानी न रुके। अगर पानी नहीं रुक रहा है तो वो भूमि कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। बंजर भूमि मतलब ऊबड़ खाबड़ वाली भूमि। और जो ऊबड़ खाबड़ भूमि होगी वहाँ पे पानी अच्छे से स्टोर नहीं होगा, रुकेगा नहीं, तो खेती कहाँ से होगी। तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए या कृषि भूमि बनाने के लिए ग्रेडोनी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ग्रेडोनी क्या होती है, इसमें क्या होता है, समतल किया जाता है। जो भी भूमि है उसको समतल किया जाता है। समतल करके चारों तरफ बांध टाइप के बनाए जाते हैं। ये रेखाएं बनाई जाती हैं, एक बाउंड्री बनाई जाती है जिससे पानी स्टोर होता है। मोड़ बनाया जाता है जिससे पानी रुकता है, मिट्टी का कटाव कम होता है और धीरे धीरे भूमि कैसी हो जाती है, कृषि भूमि यानी उपजाऊ हो जाती है। तो कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है, बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए ग्रेडोनी मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, मुख में, ग्रसनी में, पेट में या फिर जिगर में। शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो देखिए मुख में तो सिर्फ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है, प्रोटीन का नहीं होता। ग्रसनी क्या होती है, एक रास्ता होती है, यहाँ से भोजन होके गुजरता है। ठीक है, ग्रसनी से सिर्फ भोजन यहाँ से होके गुजरता है, यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता, किसी भी चीज़ का यहाँ पे पाचन नहीं होता। पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, HCl निकलता है। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम की ज़रूरत होती है। और यह अम्ल, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है तो ये क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय कर देता है। किसको, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव कर देगा। जब पेप्सिन एंजाइम यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। प्रोटीन को क्या करेगा, पेप्टाइड में, छोटे छोटे पेप्टाइड में तोड़ देता है। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, पेट में होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे पित्त यानी वाइल का काम क्या होता है, पित्त जो जिगर होता है वो क्या करता है, पित्त को बनाता है। और पित्त क्या करता है, फैट को तोड़ने के में काम करता है, यानी फैट के पाचन में, वसा के पाचन में मदद करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन पूछा है तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों या फिर दिए गए सभी विकल्प। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे मिलकर बना होता है। ठीक, देखिए अगर यहाँ पे वैसे यहाँ पे आंसर आयोग द्वारा आपका क्या माना गया है, ऑप्शन नंबर डी माना गया है। लेकिन जो मेनली केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी से मिलके बना होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलके बना होता है। लेकिन नसें भी, आयोग के द्वारा नसें को भी क्या माना गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा माना गया है। जबकि जो नसें होती हैं, नसें PNS का भाग होती हैं। PNS मतलब जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का भाग होती हैं। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
उद्योग जल को प्रदूषित क्यों करते हैं? क्योंकि वे बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे सभी प्रदूषकों को पानी में छोड़ देते हैं, क्योंकि उद्योग पानी का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जो उद्योग हैं वो जल को प्रदूषित क्यों करते हैं? इंडस्ट्रीज अपशिष्ट जैसे वेस्ट पदार्थ छोड़ती है। अब वेस्ट पदार्थों में क्या क्या आ जाता है? बहुत सारे लेड है, मतलब बहुत सारी धातुएं यहाँ पे छोड़ी जाती हैं, जैसे लेड, मर्क्यूरी ये क्या करती हैं? ये जो लेड और मर्क्यूरी हैं, तेल है, बहुत सारे बिना शुद्ध किए हुए पदार्थ हैं जो कि डायरेक्ट कहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं? जल पे छोड़ दिए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? जल को जाके प्रदूषित करते हैं। तो क्योंकि वे बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं ना, पानी के उपयोग से जल प्रदूषित नहीं होता, क्योंकि वे सभी प्रदूषकों को पानी में छोड़ देते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी प्रदूषक है, लेड है, मर्क्यूरी है, जितने भी रसायन हैं, उनको क्या कर देते हैं? पानी में डायरेक्ट बिना शुद्ध किए छोड़ देते हैं। इसीलिए उद्योग जल को प्रदूषित करते हैं। क्योंकि उद्योग पानी का उपयोग नहीं करते, उद्योग पानी का उपयोग करते हैं क्योंकि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। यहाँ पे विलायक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी खाद्य श्रृंखलाओं में पहली कड़ी है शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधे या फिर सर्वाहारी? बताइए कौन है? पहली कड़ी कौन सी है? तो देखिए, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला वह क्रम होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीवों को खाता है। यानी ये एक जीव है, ये दूसरे जीव को खाएगा और खाने के साथ साथ ये ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में पहले क्या आते हैं? उत्पादक आते हैं। पहले क्या आते हैं? उत्पादक आते हैं। उत्पादक के बाद आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। कौन आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर उसके बाद क्या आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद क्या आ जाएंगे? टॉप कंज्यूमर्स, या फिर इसको टर्शरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। टॉप कंज्यूमर्स आ जाएंगे यहाँ पे, कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आ जाते हैं? डिकम्पोजर। क्या आते हैं? डिकम्पोजर। ठीक है, डिकम्पोजर जिसको हम बोलते हैं अपघटक। क्या बोला जाता है? अपघटक बोला जाता है। तो उत्पादक में कौन कौन आएंगे? उत्पादक में आ जाएंगे जितने भी ग्रीन प्लांट हैं। उत्पादक में कौन आएंगे? हरे पौधे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हरे पौधे आ जाएंगे, हरे पौधे उत्पादक में आ जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी यानी जो हरे पौधे को खाएंगे वो कौन आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, जिनको हम शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? मांसाहारी होंगे। कौन होंगे? मांसाहारी होंगे। जैसे ग्रासोफर वगैरह होते हैं, ये हरे पौधे घास वगैरह को खाते हैं, फिर इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी मेढक वगैरह खा लेते हैं। टॉप कंज्यूमर्स क्या होते हैं? इसमें बड़े शिकारी आते हैं। ये मांसाहारी होते हैं और इसमें बड़े शिकारी आते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे? टॉप कंज्यूमर्स में। फिर ये सब जब मरेंगे तो उसको डिकम्पोज करने, उसको अपघटन करके मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं? डिकम्पोजर करते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है खाद्य श्रृंखला में पहली कड़ी क्या होते हैं? उत्पादक। और उत्पादक में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे आते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाते समय आमतौर पर सोने के साथ मिलाए जाने वाली धातु है जस्ता, टिन, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। जब भी गोल्ड के आभूषण बनाए जाते हैं तो आभूषण में गोल्ड के साथ क्या मिलाया जाता है? तो जब भी शुद्ध सोना, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है ना, प्योर गोल्ड मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होता है, नरम होता है, तो इससे डायरेक्ट हम आभूषण नहीं बना सकते। इसीलिए इसको थोड़ा हार्ड करने के लिए इसमें कॉपर की मिलावट की जाती है, यानी इसमें तांबा मिला होता है। ये सोना को मजबूत कर देता है, यानी हार्ड कर देता है, जिससे उससे हम कई सारी डिज़ाइनें बना सकते हैं। और जो आभूषण बनाए जाते हैं ना, वो सारे आभूषण कैसे होते हैं? टिकाऊ होते हैं। इसीलिए आभूषण बनाते समय गोल्ड के साथ किसकी मिलावट की जाती है? कॉपर की। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीबीएन नाम देने की प्रक्रिया का नियम बनाता है? आईसीबीएन का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा है। तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल समिति ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर या इंटरनेशनल समिति ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बताइए आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसीबीएन क्या होता है? एक नाम देने की प्रक्रिया है और इसका फुल
फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी जो बोटैनिकल प्लांट्स का नाम दिया जाता है वो ICBN के तहत दिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Tl होता है? थैलियम का, टेल्यूरियम का, टाइटेनियम का या फिर टेक्नीशियम का? बताइए, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Tl होता है? तो थैलियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Tl होता है। टेल्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Te होता है। टाइटेनियम का रासायनिक प्रतीक Ti होता है और टेक्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Tc होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, थैलियम का Tl, टेल्यूरियम का Te, टाइटेनियम का Ti और टेक्नीशियम का Tc होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि का उदाहरण है? बल, वेग, दूरी तथा त्वरण। देखिए, इसके लिए आपको सदिश और अदिश राशि पता होनी चाहिए। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशियाँ वो राशि होती हैं जिसमें दिशा भी हो और दिशा के साथ साथ क्या हो? परिमाण भी हो, जिसमें दोनों चीज़ें हो, दिशा और परिमाण दोनों हो, वो क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेग सदिश राशि में आ जाएगा, बल सदिश राशि में आ जाएगा, त्वरण भी सदिश राशि में आ जाएगा, विस्थापन भी सदिश राशि में आ जाएगा। ठीक है, तो वेग, बल, त्वरण और विस्थापन ये सब क्या होते हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, ये सारी सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है? आपका परिमाण भी दिया है और दिशा भी दी है। दिशा क्या दी है? उत्तर दिशा में। क्या है? उत्तर दिशा में। अगर ऐसा दिया हो तो ये क्या होगी? सदिश राशि होगी। तो यहाँ पे वेग, बल, त्वरण, विस्थापन ये सारी क्या होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। जबकि दूरी क्या होती है? दूरी अदिश राशियाँ होती हैं। अब अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती हैं? वे राशियाँ जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, वो अदिश राशि कहलाती है। अब जैसे दूरी, दूरी क्या होगी? अदिश राशि होगी। चाल क्या होगी? अदिश राशि होगी। द्रव्यमान क्या होगा? अदिश राशि होगी। इसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर अदिश राशि होगी। जैसे टेम्परेचर है इतने डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, अब क्या उत्तर दक्षिण इसमें बताने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। दूरी भी इतने मीटर की दूरी चल के आए, अब किस दिशा में चल के आए ये तो नहीं होगा। जबकि वहीं पे विस्थापन क्या होता है? विस्थापन सदिश राशि होती है। ठीक है, लेकिन दूरी क्या होती है? दूरी अदिश राशि होती है। तो जिसमें दिशा भी हो वो सदिश राशि और जिसमें दिशा ना हो वो क्या कहलाती है? अदिश राशि। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की कितनी मात्रा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 1%, 5%, 10% और 20%। तो एक स्थलीय परितंत्र में, स्थलीय परितंत्र की बात हो रही है, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, इसमें हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की कितनी मात्रा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे पूछा कितने % मात्रा ग्रहण करते हैं, तो 1% मात्रा को ग्रहण करते हैं और इसको खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या पोटेशियम की तुलना में अधिक है? सल्फर की, क्लोरीन की, कैल्शियम की या फिर आर्गन की? किसकी परमाणु संख्या है जो पोटेशियम की तुलना में अधिक होती है? तो देखिए, सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है। पहले पोटेशियम की देख लेते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19। कितनी होती है? 19। ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। वहीं पर सल्फर की कितनी होती है? 16। क्लोरीन की कितनी होती है? 17। आर्गन की कितनी होती है? 18। और कैल्शियम है यहाँ पे, कैल्शियम की कितनी होती है? 20 और आर्गन की कितनी होती है? 18। ठीक है, ये सल्फर की 16, क्लोरीन की 17, कैल्शियम की 20 और आर्गन की 18। और सल्फर को लिखते किसे हैं? इसका रासायनिक प्रतीक S होता है। रासायनिक प्रतीक से भी बहुत प्रश्न बनते हैं। क्लोरीन का Cl होता है, कैल्शियम का Ca होता है और आर्गन का क्या होता है? Ar होता है। अब यहाँ पे देखिए पूछा है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या पोटेशियम की तुलना में अधिक है? पोटेशियम का कितना है? 19। तो सल्फर क्या है? कम है। क्लोरीन क्या है?
कम है पोटेशियम की तुलना में, आयरन क्या है, कम है, लेकिन कैल्शियम क्या है, 20 है, यानी पोटेशियम की ही संख्या, परमाणु संख्या पोटेशियम से अधिक है, कैल्शियम की परमाणु संख्या पोटेशियम से अधिक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, और इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पूछा गया था कि पोटेशियम की तुलना में कौन कम है, यहाँ पे कुछ भी आपको दे सकता है, कोई भी तत्व दे सकता है, और यहाँ पे परमाणु संख्या उनकी दे सकती है कि किसकी परमाणु संख्या अधिक है या किसकी परमाणु संख्या कम है। इसके लिए आपको पेरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु संख्या से प्रश्न आते हैं और एक रासायनिक प्रतीक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, कि जैसे Fe दे दिया, ये किसका रासायनिक प्रतीक है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, पेरियोडिक टेबल इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कल के क्लास में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम जा रही है कि हाँ ये टॉपिक हमको पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक की थ्योरी क्लासेस और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।